हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 25 नवंबर 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज यानी कि 25 नवंबर से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने इनमें से किसे अपना नया CEO अपॉइंट किया है। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो आपको बताना है कि ICC के नए CEO कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, तो इन्हीं को अब ICC का नया CEO बना दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले ICC के जो CEO थे उनका नाम था मनु साहनी, लेकिन इसी साल जुलाई महीने में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद से ही जो जियोफ एलार्डिस हैं ऑस्ट्रेलिया के, इनको एक्टिंग CEO बना दिया गया था, यानी कि कार्यवाहक तौर पर ये CEO के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन अब ICC ने इन्हीं को अपना परमानेंट CEO बना दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से भारत के अंदर क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है BCCI, इसी तरीके से पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC। इसका मुख्यालय है UAE के दुबई शहर में, और इसके समय जो चेयरमैन हैं यानी कि अध्यक्ष हैं, उनका नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ग्रेग बार्कले। और ग्रेग बार्कले जो हैं ये न्यूजीलैंड के हैं। तो ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, और अभी अभी ICC के CEO बन गए हैं जियोफ एलार्डिस। तो इन दोनों पदों के बारे में आपको ध्यान रखना है। किस भाषा की प्रसिद्ध लोक गायिका गुरमीत बाबा का हाल ही में निधन हो गया है। तो गुरमीत बाबा जो हैं ये एक पंजाबी लोक गायिका थी। हाल ही में 77 साल की एज में इनकी डेथ हो गई है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो पंजाबी लोक गायिका थी गुरमीत बाबा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 कौन सी टीम ने जीती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये भारत के अंदर खेली जाने वाली एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसको T20 फॉर्मेट में खेला जाता है, और अभी जो इसका टूर्नामेंट हुआ है 2021-22 सीजन के लिए, इसको जीत लिया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने फाइनल में हराया था कर्नाटक टीम को। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु जो है इसने तीसरी बार ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। थर्ड टाइम इसने ये ट्रॉफी जीती है। अगर आपको याद हो तो पिछला जो टूर्नामेंट था उसको भी तमिलनाडु ने ही जीता था, और उससे पहले फिर 2006-07 का जो टूर्नामेंट था उसको भी तमिलनाडु ने जीता था। तो इस तरीके से तमिलनाडु का ये तीसरा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब है। इस बार कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो फाइनल मैच हुआ था वो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर खेला गया था। निम्न में से किस राज्य ने सभी नागरिकों को ऊर्जा बचत के बारे में जागरूक करने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है उस राज्य का नाम जिस राज्य के सभी नागरिकों को ऊर्जा बचत के बारे में जागरूक करने के लिए, यानी कि एनर्जी को सेव करने के बारे में जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसका नाम है ऊर्जा साक्षरता अभियान। तो इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इनकी अध्यक्षता में हाल ही में कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि यह अभियान शुरू किया जाएगा। तो इसके तहत लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। दोस्तों, अभी आपको पता होगा एनर्जी इफिशियंसी के ऊपर एक इंडेक्स जारी हुआ था जिसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने जारी किया था। वो इंडेक्स है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020, यानी कि एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020। तो इसमें कौन से राज्य ने टॉप किया था? याद रखिएगा, इसमें नंबर 1 पर था कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक का स्कोर सबसे ज़्यादा था। हालांकि पिछली बार की तुलना में यानी कि 2019 की तुलना में 2020 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई थी राजस्थान ने। तो इस इंडेक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, और इनमें सिर्फ आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, कर्नाटक जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर हासिल किया है, और राजस्थान जिसने पिछली बार की तुलना में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा साक्षरता अभियान जो है इसको मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। वर्ष 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यानी कि युवाओं के लिए, दिव्यांग युवाओं के लिए जो एशियाई लेवल पर प्रतियोगिता होती है साल 2025 में, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ताशकंद, उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद,
और यहीं पर साल 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये जो एशियन पैरा यूथ गेम्स होते हैं ये हर 4 साल में एक बार होते हैं, यानी कि 2025 में जो इसका नेक्स्ट एडिशन होगा तो इससे पहले ये 2021 में होगा। तो 2021 का जो एडिशन है ये बस शुरू ही होने वाला है। ये दिसंबर महीने में 2 से लेकर 6 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा? इस बार इसका आयोजन किया जाना है मनामा में, और मनामा जो है ये बहरीन की राजधानी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका वैसे चौथा संस्करण है, तो चौथा संस्करण होने वाला है बहरीन की राजधानी मनामा में, और इसका जो 5वां संस्करण 2025 में होगा ये आयोजित किया जाएगा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। हाल ही में भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए किस वित्तीय संस्था के साथ में $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने हाल ही में $300 मिलियन का ऋण समझौता किया है। इस ऋण का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? तो देखिए क्या है कि भारत सरकार ने 13 राज्यों को चुना है, और इन 13 राज्यों के अंदर यहाँ के शहरी क्षेत्रों में हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए और उसको और मजबूत बनाने के लिए ये $300 मिलियन खर्च किए जाएंगे। तो इसी के लिए हाल ही में भारत सरकार ने एडीबी के साथ में समझौता किया है। आपको याद होगा कि भारत में हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए पिछले महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिशन की शुरुआत की थी जिसका नाम था पीएम आयुष्मान भारत मिशन। तो पीएम आयुष्मान भारत मिशन जो है इसके तहत 64,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में खर्च किए जाएंगे। तो भारत के 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में हेल्थ केयर को मजबूत बनाने के लिए ये जो $300 मिलियन का लोन लिया जा रहा है ये इसी का एक हिस्सा है। ठीक है, $300 मिलियन ये भारत के हिसाब से होते हैं लगभग 2200 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा ये समझौता हुआ है एडीबी के साथ में। एशियाई विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसके इस समय अध्यक्ष हैं मसात्सुगु असाकावा जो कि जापान से हैं। कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये जो किताब है इसको किसने लिखा है? इसको एक मशहूर अर्थशास्त्री ने लिखा है। तो आपको बताना है इनका नाम क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री हैं। साल 2019 में इनको और 2 अन्य लोगों को यानी कि टोटल 3 लोगों को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो एक तो मैंने आपको बताया अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और दूसरी थी इन्हीं की पत्नी यानी कि एस्थर डुफ्लो, और तीसरे व्यक्ति थे माइकल क्रेमर। तो 2019 में इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अभी जो अभिजीत बनर्जी हैं अर्थशास्त्री, इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देश से है। आपको यहाँ पर बताना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये जो दिवस होता है ये हर साल 25 नवंबर यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम भी रखी गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थीम रखी गई है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, यानी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को अभी समाप्त करें। दोस्तों आप जानते हैं कि 20 से लेकर के 28 नवंबर तक गोवा की राजधानी पणजी में एक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसको बोलते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, और इस बार इसका 52वां संस्करण हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री बनाया गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता होगा कि इससे पहले जो 51वां संस्करण इसी साल हुआ था उसमें फोकस कंट्री बनाया गया था बांग्लादेश को, और ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया था कि 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन से कंट्री को फोकस कंट्री बनाया गया था, तो ये था बांग्लादेश। लेकिन इस बार जो 52वां संस्करण हो रहा है इसमें किसी एक देश को नहीं बल्कि सारे के सारे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनको इस बार फोकस कंट्री बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? इसमें टोटल 5 देश हैं और इनके नाम से ही आप समझ सकते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश जो हैं ये इस बार के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फोकस कंट्री हैं। दोस्तों इस बार के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में टोटल 300 से भी ज़्यादा फिल्में दिखाई जा रही हैं
और इन 300 में से कई सारी फिल्में इन ब्रिक्स कंट्रीज की भी हैं। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स कंट्रीज को इस बार फोकस कंट्री बनाया गया है। इस बार के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अभी तक 2 अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। इस बार ये अवार्ड 2 लोगों को मिला है, भारत की मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी और भारत के मशहूर गीतकार प्रसून जोशी को। और इसी तरीके से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, जिसको अब से सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बोला जाएगा, ये इस साल 2 लोगों को दिया गया है। एक तो है हंगरी के डायरेक्टर जिनका नाम है इस्तेवान साबो, और दूसरे हैं अमेरिका के फिल्म डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। तो इस तरीके से ये दोनों अवार्ड्स अभी के लिए आपको याद रखने हैं। बाकी आगे के जो अवार्ड्स हैं वो बाद में अनाउंस किए जाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। हाल ही में भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से कितने मिलियन बैरल कच्चा तेल रिलीज करने पर सहमत हो गया है? तो भारत समेत कई सारे जो तेल खरीदने वाले देश हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, तो ये सारे कंट्रीज जो हैं इन्होंने मिल करके जो वैश्विक स्तर पर तेल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, इनको कम करने के लिए इन देशों ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से कच्चा तेल रिलीज करने का फैसला किया है। क्योंकि क्रूड ऑयल को मार्केट में रिलीज करने से जो तेल की बढ़ी हुई कीमतें हैं उनमें कमी आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में क्रूड ऑयल की आपूर्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे इसके रेट में कमी आ जाएगी। तो इसीलिए हाल ही में भारत, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन, ये सारे जो कंट्रीज हैं, इन्होंने मिल करके अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से कच्चा तेल रिलीज करने का फैसला किया है। तो इसी बीच भारत ने टोटल 5 मिलियन बैरल अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल रिलीज करने का फैसला किया है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। जबकि अमेरिका जो है, अमेरिका इसमें 50 मिलियन बैरल यानी कि इससे भी 10 गुना ज़्यादा रिलीज करने वाला है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बैरल जो यूनिट होती है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो याद रखिएगा, एक बैरल के अंदर टोटल 159 लीटर होते हैं, 159 लीटर। आगामी 9 से लेकर 10 दिसंबर 2021 को इनमें से कौन सा देश वर्चुअल लोकतंत्र शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने पिछले साल अनाउंस किया था कि यह साल 2021 में यानी कि इस साल लोकतंत्र शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। तो दिसंबर महीने में ये 9 से लेकर 10 दिसंबर तक होने वाला है। इसमें दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक देश हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। तो ये जो सम्मेलन होगा ये अमेरिका की मेजबानी में होगा। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें दुनिया भर के 110 लोकतांत्रिक कंट्रीज को इन्वाइट किया जाना है, और इन 110 में से 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। एक तो ताइवान को भी इसमें इनवाइट किया गया है और भारत को भी इनवाइट किया गया है। साथ ही पाकिस्तान और भी कई सारे जो लोकतांत्रिक देश हैं उनको इनवाइट यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर एक कंट्री और है जिसका नाम आपको याद रखना है, वो है तुर्की, क्योंकि तुर्की को इस सम्मेलन में इन्वाइट नहीं किया गया है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में नीति आयोग ने पहली बार SDG शहरी सूचकांक जारी किया है। आपको बताना है कि नीति आयोग के द्वारा जारी SDG शहरी सूचकांक में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अभी तक आपको पता होगा नीति आयोग जो है ये स्टेट लेवल पर हर एक स्टेट के बीच में SDG इंडेक्स जारी करता था, जिसमें नंबर 1 पर इस समय है केरल, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों को अचीव करने के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य है केरल। तो अब उसी तरीके से हाल ही में नीति आयोग ने जर्मनी के सहयोग से भारत के शहरों को भी रैंक करने के लिए SDG शहरी सूचकांक जारी किया है। यानी कि इस इंडेक्स के जरिए भारत के शहरों को सतत विकास लक्ष्य के आधार पर रैंक किया जाएगा। यानी कि भारत के जो अलग अलग शहर हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में कितना काम कर रहे हैं, उस पर ये रैंकिंग जारी की जाएगी। तो अभी जो पहला संस्करण है इसको हाल ही में जर्मनी के सहयोग से नीति आयोग ने जारी किया है। इस पहले संस्करण में भारत के केवल 56 शहरों को ही शामिल किया गया है, और इन 56 शहरों में से जो नंबर 1 शहर घोषित हुआ है ये है हिमाचल प्रदेश का शिमला। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि नंबर 1 जो भारत का राज्य है वो केरल है, लेकिन नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश है। तो जो हिमाचल प्रदेश है इसका जो शिमला शहर है ये ओवरऑल भारत का सबसे SDG के मामले में नंबर 1 शहर घोषित किया गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु का कोयम्बटूर, और तीसरे स्थान पर है चंडीगढ़। तो इस तरीके से आपको टॉप 3 तो याद ही रखने हैं। और इसके बाद जो आखिरी शहर है यानी कि जो 56वां शहर है वो है धनबाद। झारखंड का जो धनबाद शहर है ये 56वें स्थान पर यानी कि सबसे आखिरी स्थान पर है।
तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग जो है इसने हाल ही में जर्मनी के सहयोग से SDG शहरी सूचकांक जारी किया है, यानी कि भारत के शहरों को सतत विकास लक्ष्य के मामले में रैंक करने के लिए ये सूचकांक पहली बार जारी किया गया है। अभी तक ये आपको पता होगा स्टेट लेवल पर ही जारी होता था और भारत का नंबर 1 राज्य है इस मामले में केरल। इसके बाद नंबर 2 पर है हिमाचल प्रदेश। तो अब जो शहरी सूचकांक जारी हुआ है इसमें टोटल 56 शहरों को रैंक किया गया है। इन 56 शहरों में नंबर 1 पर है शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, नंबर 2 पर है कोयम्बटूर जो कि है तमिलनाडु के अंदर, और नंबर 3 पर है चंडीगढ़। तो इस तरीके से आपको टॉप 3 याद रखने हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें 56 शहरों को रैंक किया गया है, तो सबसे आखिर में यानी कि 56वां शहर कौन सा है, ये है झारखंड का धनबाद। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नंबर 1 पर है हिमाचल प्रदेश का शिमला जो कि यहाँ की समर कैपिटल है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताऊंगा पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कौन से शहर में किया गया, यानी कि अभी हाल ही में पुरुषों की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है ये कौन से शहर में आयोजित की गई। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। और आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया था। और आप में से कई सारे लोगों ने यह भी लिखा था कि इस टूर्नामेंट के अंदर भारत ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है, और वो सही है क्योंकि इस टूर्नामेंट में भारत ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है। और ये कौन थे जिन्होंने जीता है, इनका नाम है आकाश कुमार। आकाश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल इस टूर्नामेंट में जीता है। अब यहाँ पर मैं आपसे आज का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल यहाँ पर यह है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा साल 2021 के लिए इनमें से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 25 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इससे पहले मैंने 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई थी, यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।